बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब पीएसएल जो है 11वां एडिशन वो जारी है, बल्कि अब तो इख्तिताम की जानिब रमा दमा है। और जनाब पेशावर, ज़िल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें जो हैं वो प्ले ऑफ में पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं। जबकि जिस वक्त अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाहौर और कराची की टीमें जो हैं वो जद्दोजहद कर रही हैं। और इन 4 टीमों में से यकीनन कोई 2 टीमें जो हैं वो प्ले ऑफ में मज़ीद पहुँचने में कामयाब रहेंगी। और देखना होगा कि लाहौर कलंदर्स जो गुज़िश्ता साल की दिफाई चैम्पियन है, क्या वो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होती है या नहीं। इसलिए कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 ऐसी टीमें हैं जो 3-3 मरतबा इस पीएसएल को जीतने में कामयाब रही हैं। तो जनाब ये ज़ाहिर है 11वां एडिशन जारी है और अभी तक जो कुछ टीमें हैं उन्होंने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, खिलाड़ियों ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अगर आप बॉलिंग में देखें तो जनाब सुफियान मुकीम जो हैं वो टॉप विकेट टेकर हैं, 18 विकटें वो ले चुके हैं। जबकि शाहीन आफरीदी ने 14 विकटें ली हैं और हसन अली जो है 13 विकटें लेने कामयाब रहे हैं। अगर आप बैटर कुछ बैटिंग की तरफ देखें तो उसमें जनाब कुशल मैंडस जिनका ताल्लुक़ पेशावर से, उन्होंने 493 रन बना चुके हैं। जबकि बाबर आजम जो मतलब हालिया महीनों में अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके थे, इस पीएसएल में जनाब उनकी परफॉर्मेंस जो है मार्कतुल आरा है। 426 रन बनाए। फ़खर जमान जिनका ताल्लुक़ लाहौर कलंदर से है, उन्होंने 343 रन अभी तक वो बना चुके हैं और वो 3rd हाईएस्ट जो है रन्स उन्होंने किए हैं। इसी तरह अगर आप सेंचुरी मेकर्स की बात करें तो जनाब साहबजादा फरहान 106 रन उन्होंने बनाए थे, 57 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की थी। इसी तरह कुशल मैंडस उन्होंने 52 गेंदों पे 100 रन बनाए थे। फ़खर जमान ने जनाब 51 गेंदों पे 103 रन बनाए थे। बाबर आजम ने 52 गेंदों पे 100 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ उन्होंने 106 रन बनाए थे 50 गेंदों पे। जबकि उस्मान खान उन्होंने जनाब कारनामा अंजाम दिया, सबसे कम मतलब 47 गेंदों पे वो 101 रन बनाने में कामयाब रहे। और जनाब इस पीएसएल में एक हैट्रिक भी हुई है और वो हैट्रिक की है जनाब अली रज़ा ने। पेशावर ज़ल्मी से उनका ताल्लुक़ है और अगेंस्ट उन्होंने ये कराची किंग्स के ख़िलाफ़ की है। उन्होंने जो ये हैट्रिक की थी सबसे पहले शाहिद अज़ीज़ को, फिर हसन अली को और उसके बाद खुशदिल शाह को उन्होंने आउट किया। और अगर आप जो इससे कब जो पीएसएल होती रही हैं अगर उसमें आप देखें तो जिन बॉलर्स ने हैट्रिक की है उनमें जनाब मोहम्मद आमिर भी हैं, जुनैद खान है, मोहम्मद समी हैं, अब्बास आफरीदी हैं और जनाब अकील हुसैन भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने ये हैट्रिक करने का कारनामा अंजाम दिया है। और जनाब मोहम्मद नवाज़ जो हैं गुज़िश्ता दिनों जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो आईसीसी डोपिंग टेस्ट लेती है उनका रिज़ल्ट जो था वो पॉजिटिव आया है। और अब जो है आईसीसी जो है इस सारे मैटर को देख रही है, तहकीक होगी और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि आया वो वाकई उनको मतलब सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, वो कसूरवार हैं या नहीं है। और जनाब दूसरी जानिब अगर हम देखें तो फ़हीम अशरफ और आमिर एक मैच में वो आमने सामने थे। आमिर ने
फ़हीम अशरफ को आउट किया और उसके बाद उन्होंने कुछ कहा और जनाब उसके बाद हुआ ये कि दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और जनाब ज़ाहिर टीवी पे इसको नौजवान भी देखते हैं और भी मतलब ख़ानदान के लोग जब एक साथ बैठ के देखते हैं और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। अगर ये इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमारे नौजवान जो क्रिकेट सीखने के लिए बैठे होते हैं वो क्या सीखेंगे और इससे क्या असर लेंगे। और जनाब अब आते हैं कि हॉकी की तरफ, जो हमारा कौमी खेल है। जनाब हॉकी में हमारी टीम जो है 2 वर्ल्ड की एब्सेंस के बाद जो है वर्ल्ड कप में पहुंचने में कामयाब रही है और अगस्त में ये वर्ल्ड कप होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो इस वक्त मतलब एडॉक पे कायम है, मोहिउद्दीन वानी साहब उसके सदर हैं और उन्होंने जनाब यकेबादी के बड़े मतलब प्रोग्राम शुरू किए हैं। अंडर 18 के ट्रायल्स हो रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने जो है इंतज़ामी कमेटी का भी ऐलान किया है, चीफ सिलेक्टर का ऐलान किया है। इंतज़ामी कमेटी में इस्लाउद्दीन है, उसके साथ साथ हसन सरदार हैं। चीफ सिलेक्टर जो हैं वो समीउल्लाह हैं और सीनियर टीम के हेड को जो हैं वो मंजूरुल हसन सीनियर और जूनियर टीम के कोच जो हैं ओलंपियन अयाज़ महमूद हैं और अंडर 18 टीम के हेड कोच जो हैं वो कमर इब्राहिम है। तो जनाब इस तरह से ये जो सिलेक्टर्स हैं और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनका ऐलान हुआ है और वो सारी मतलब कमेटियां जो हैं अपना अपना काम कर रही हैं। उम्मीद तो यही है और लोग भी ये तवक्को ये कर रहे हैं, शायकीन भी तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो इस वक्त काम कर रही है तो वो जो है बराबर साबित हों और असल जो हमारा टारगेट है वर्ल्ड कप में हमारी टीम अगर जीत नहीं सकती, वैसे तो जीतना चाहिए, कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे। और समीउल्लाह हमेशा ये कहते हैं कि वो जो है हमें शुरू करना चाहिए एशियन सतह पर, पहले हम जो है एशिया की सतह पर एशियन गेम्स जीते हैं। तो यकीनन ये तैयारियां जारी हैं और देखना है कि इस सिलसिले में क्या होता है। हमारे साथ आज जनाब 2 बड़े अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनका हम तारुफ भी कराते हैं। क्रिकेट और हॉकी पे बात करने के लिए हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। रिशाद महमूद साहब हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इससे कबल वो जनाब डॉन में, डेली डॉन में, दी न्यूज़ में और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जनाब वो खिदमात अंजाम देते रहे और इसके साथ साथ दूसरे जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं उसमें और टीवी चैनल्स में भी वो इससे कबल खिदमात अंजाम देते रहे। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपोजर है, बड़े कंट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम रिशाद महमूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर से हैं? और उसके साथ साथ जनाब फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अपने वक्त बेहतरीन लेफ्ट आउट आसिफ अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जनाब इनके क्रेडिट पे कई जो है वो गोल्ड मेडल भी हैं और उसके साथ साथ इनका बड़ा शानदार एक्सपोजर है और ये उन अच्छे खिलाड़ियों में शामिल है लेकिन थोड़े से बदकिस्मत भी रहे कि इनको ओलंपिक खेलना चाहिए था। ये एटलांटा ओलंपिक जो 96 का था उसके मतलब जो इब्तदाई जो मैचेस होते हैं प्री ओलंपिक एटलांटा ओलंपिक उसमें तो ये थे, लेकिन जब एटलांटा ओलंपिक की बाकायदा टीम अनाउंस हुई जिसमें इनको होना चाहिए था, बदकिस्मती से वो इस टीम में नहीं थे। लेकिन एक बात तय है कि जनाब ये उन खिलाड़ियों में से हैं कि ये ओलंपियन तो नहीं बने लेकिन ओलंपियन जैसी इनकी परफॉर्मेंस ज़रूर रही। आसिफ अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। चूँकि PSL हो रही है, करंट हो रही है, तो ज़रा सवाल करते हैं। रिशाद महमूद साहब, ये PSL हमारी हो रही है, 11वां एडिशन है जी। ज़ाहिर है बहुत सी टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, बहुत सी टीमें उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकें जो उनको करना चाहिए था। इसी तरह बहुत से प्लेयर्स ने भी अनएक्सपेक्टेड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा PSL के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स या चीज़ें क्या क्या हैं? जी हाँ, अच्छा रियाज साहब, इसमें एक बात तो ये है कि ये जब PSL 11 का सीज़न शुरू हुआ था तो उस वक्त ही एक सेटबैक ये हुआ था कि फैंस को आने की इजाज़त नहीं दी गई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। ज़ाहिर है दुनिया में इस वक्त अमेरिका और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी वजह से भी कुछ टेंशन थी। तो उससे एक ज़ाहिर है जो तमाशाइयों का एक फीडबैक आता है, उनका रिएक्शन आता है, वहीं पे उनका जो जोश और बलबला होता है उससे बिल्कुल मज़ा गेम का जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है, मैं समझता हूँ। तो वो एक कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है मैचेस में कि तमाशाई नहीं है। और उसके बाद अवाइल में PSL 11 के डेफिनेटली कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई जो कि मेरे ख्याल में अवॉइड हो सकती थी, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ी सी शुरू में बदमज़गी रही। लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद अब
अब जो है पीएसएल अपने फॉर्म में आए हैं और उसमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया फखर जमान ने अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 51 गेंदों पे सेंचुरी बनाई, तो वो बड़ा ज़बरदस्त इनिंग्स थी। जी जी जी, तो हाँ, वो फखर जमान जी हाँ, तो वो बड़ी अच्छी यानी कुछ परफॉर्मेंस देखने में आई है, आउटस्टैंडिंग। जी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त पिछला 1-1.5 हफ्ता बहुत एक्साइटिंग रहा है पीएसएल सही। में। जी हाँ, अच्छा, एक सवाल जो है हॉकी का भी ले लेते हैं। आसिफ अहमद खान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो इस वक्त अबूरी बुनियादों पर काम कर रही है और मोहिद्दीन वानी साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, और बाकी तो मैंने अपने इंट्रो में बता ही दिया। आप क्या समझते हैं कि अब तक जो उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल सही है, या आप समझते हैं कि कुछ और भी करना चाहिए था जो नहीं किया? डेफिनेटली वो बिल्कुल न्यू कमर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, क्योंकि उनका हॉकी से इतना ज़्यादा बैकग्राउंड है नहीं। तो हमारे जो कुछ साथी जो है उनको जो एडवाइजरी जो है उन्होंने बनाया हुआ है अपने साथ उनको, तो उनके ऊपर फ़िलहाल जो मुझे लगता है कि उनकी मतलब जो फीडबैक है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम जो होना चाहिए था ना वो बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा था ना कि हर चीज़ को जो हम दोबारा से जो है ना रिवैम्प करेंगे, तो उसके लिए इनको प्रॉपर जो है ना सिस्टम जो पहले उसको करना चाहिए था, ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। इसके साथ टूर्नामेंट्स वगैरह जो हमारा था कि स्कूल लेवल और ये लेवल उस लेवल पे, वो सिर्फ बातों की हद तक ही जो है ना मतलब वो हुआ है, अभी उस पर कोई कहीं कोई शुरू नहीं हुई है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। अच्छा। तो रियाज भाई इसकी वजह से थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतना स्लो चलेंगे ना तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें थोड़ी बहुत जो है ना इनको मतलब कोई कब करना पड़ेगा इसको चीज़ों को करने के लिए, ताकि इसका रिजल्ट जो है ना अब वो हमारे पास प्लेयर की सूरत में ज़रूरत है अब हमें, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स की जो है ना क्वांटिटी वो डे बाय डे कम होती जा रही है। ड्यू टू आपको पता है कि मतलब इतना चार्म नज़र नहीं आ रहा है हॉकी में, जॉब्स वगैरह का भी थोड़ा सा इशू है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये कि अब वो प्लेयर जो है ना अब जब आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इतने फॉर्मेट्स की इन्होंने जो भी चीज़ें अनाउंस की हैं कि उसके लिए प्लेयर्स कहाँ से होंगे ये आई डोंट नो, क्योंकि हमारे पास यही नंबर ऑफ पूल जो सीनियर में खेल रहे हैं लड़के, ये जूनियर में भी खेल रहे हैं बहुत सारे लड़के। तो इसलिए हमारे पास 3 इन्होंने वो बनाए हैं। तो उसके लिए आई डोंट नो ये कैसे होगा, ना चैंपियनशिप्स हो रही हैं ना कोई इस तरह के कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो उससे फिर कैसे हम मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। सही सही। अच्छा, ये जो मतलब जितने भी नाम हैं जी सर, मतलब इस्लाउद्दीन है जी और हसन सरदार हैं, इनकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी है। अपने समीउल्लाह साहब, इनकी अपनी एक बात है। फिर मंसूर हसन सीनियर हो गए जिनको सीनियर टीम का हेड कोच बनाया है, और अपने एयाज महमूद हो गए, कमर इब्राहिम, तो इनकी तो है क्रेडिबिलिटी। आप क्या समझते हैं, सही नाम है ये? ठीक है वैसे तो रियाज भाई, क्योंकि डेफिनेटली जो अब हमारा जो एक्चुअल लेवल है, जो इंटरनेशनल लेवल है ना, उसमें जो है ना अभी हमारे मतलब प्लेयर्स आपको देखा, आपने प्रो लीग में देखी हमारी परफॉर्मेंस क्या है। सही। एक्चुअल तो बंदा वहां से पता चलता है ना कि मतलब कहना नहीं चाहिए किसी को, बुरा नहीं कह रहा, कोचेस का तो वहां से पता चलता है ना, कोचेस के आपने टीम कितने मैचेस जीता है, कितने आपने कोई सरप्राइज किया। सही। तो वो चीज़ अभी तक तो ऐसा मुझे नज़र नहीं है। हालांकि उसमें पूरा प्रॉपर कोचेस क्या, मैं भी उसमें थोड़े से रहा उनके साथ, प्रो लीग के कोचेस के साथ, लेकिन वही वाली बात है, परफॉर्मेंस तो फिर नहीं आई। सही। तो फिर वो कोचेस फिर इस तरह के क्या काम किए अगर क्या मतलब परफॉर्मेंस उसकी नहीं दिला सके टीम को। प्लानिंग तो एक्चुअल तो कोचेस ने करनी होती है ना, डिलीवर बच्चों ने करना होता है। सही। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हम लोग जो है ना अभी इस में थोड़ा सा पीछे हैं, अभी हमारा वो लेवल है नहीं। एशिया तक तो हम कर लेंगे, लेकिन जो टॉप वर्ल्ड लेवल है उस पर जो है ना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। प्रो लीग का आपने रिजल्ट देखे में, हमारे जितने मैचेस है सारे लूज किए हुए, अभी हम लास्ट पे ही हैं। तो इसमें एटलीस्ट चाहिए कम से कम इंडिया को या स्पेन को ये पकड़ें, कहीं ना कहीं से कुछ करें और ये जो है ना अपना थोड़ा सा इम्प्रूव करें, वरना बहुत बैड वो जा रहा है। आप देख लें कितने इन्होंने मैचेस खेल लिए, 8-10 मैचेस हो गए इन लोगों के तकरीबन, लेकिन अभी लास्ट पोजीशन पे चल रहे हैं। तो इसमें सर कोचिंग है ही क्या, तो मतलब सारा मतलब जरूर वो होता है, कोचेस ही तो काम करते हैं। तो इसमें यह है कि इन्होंने काफ़ी करा है, कैंप्स भी लगाए, लेकिन अभी तक सर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। सही। बहरहाल गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट के पे तबसरा करने के लिए इरशाद महमूद, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात में स्पोर्ट्स एडिटर की हैसियत से वो काम अंजाम देते रहे हैं। जबकि उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आसिफ अहमद खान। इरशाद महमूद साहब, बाबर आजम ने जो हालिया महीनों में उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बरक्स उन्होंने जनाब PSL में इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। जी, आप क्या समझते हैं कि हमारे वो मतलब क्रिकेटर्स या वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं उस तरह की वो परफॉर्मेंस पेश नहीं करते? क्या देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट का टेम्परामेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। क्या हमारे खिलाड़ी उससे आहंग नहीं हो पाते, या हमारे खिलाड़ियों का जो मेंटल स्ट्रेंथ लेवल है वो उस मेयार का नहीं है? कितना फ़र्क है? जी 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 हाँ, इसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसमें कई वजूहात हैं। एक तो वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान में जो एक बहुत पुराना एक इशू है कि तेज़ पिचेस नहीं बनती, जिस पे वो खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के मेयार पे नहीं आ पाते। हमारे खिलाड़ी जो उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, डेड पिचेस पे खेलते हैं, फिर बाहर जाके एकदम से मुख्तलिफ कंडीशन मिलती हैं, तेज़ बाउंसी विकेट्स मिलते हैं या स्विंग कंडीशंस होती हैं, तो उसमें वो एक्सेल नहीं कर पाते, स्ट्रगल करते हैं। और इसके अलावा एक वजह यकीनन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेंटल टफनेस का बहुत बड़ा इशू है। और इसमें मुझे याद है कि बीच में 4-5 साल ऐसे भी थे कि जिसमें एक क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट को भी टीम के साथ अटैच किया गया था कि जो प्लेयर्स मेंटली इतने टफ नहीं हैं या किसी वजह से कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही है कि वो अपना बेस्ट पेश नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था। उसमें फॉर्मर पाकिस्तान के प्लेयर थे, मोइनुल अतीक साहब थे, और एक और साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहुत उससे फ़र्क पड़ा था डेफिनेटली। लेकिन इसके बावजूद मैं ये एक बात कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद का जो अपॉइंटमेंट है एज हेड कोच, वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरफराज ख़ुद एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान टीम में आए थे, और वो मेंटली टफ थे, जो उन्होंने साबित किया, अपना मकाम बनाया, तनकीद के बावजूद वो डटे रहे और कमबैक भी बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने पाकिस्तान टीम में। तो मैं समझता हूँ उनकी बड़ी गहरी नज़र है डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और मैं समझता हूँ उसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने सरफराज अहमद की बात की, तो बहुत ही क्रिटिक्स जो हैं कुछ वो ये कह रहे हैं कि सरफराज अहमद तो अभी तो टीम में थे और फ़ौरन उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन मतलब हमारी नज़र में ये चीज़ भी है कि मिसबाउल हक ने जब खेल छोड़ा था तो फ़ौरन बाद उनको ये बैक वक्त 3 जिम्मेदारियां दे दी गई थी। तो ये कि मतलब किस तरह से, नो डाउट ये दोनों प्लेयर जो हैं, इनकी जो एक्सपर्टीज़, इनका एक्सपोजर, जिस तरह से खेला करते थे, सबको पता है कि एक बेहतरीन प्लेयर थे। तो ये कितना मतलब सही होता है कि गैप कम हो और आप जो है ऑफिशियल बन जाएं? जी हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ रियाज भाई, इसमें एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि जिन खिलाड़ियों के साथ वो खेले हुए हैं, सरफराज खेले होते हैं या यूनुस खान थे या मुसबाहुल हक थे, तो उनको अंदाज़ा होता है उन खिलाड़ियों की वीकनेसेस का और उनकी स्ट्रेंथ का। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जी हाँ, तो वो उनके साथ काम कर सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक खिलाड़ी, इसका मतलब जो लोग तनकीद करते हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। जी, नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। और जी हाँ, और दूसरे ये कि डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि प्लेयर जब हमारे कप्तान भी रहे सरफराज, तो वो खुद भी जानते थे कि कौन सा प्लेयर किस वक्त या किस स्पॉट पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है, बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग ऑर्डर में। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें ये मैं समझता हूँ कि अब आप देखिए कि इस वक्त एक एग्जांपल PSL से मैं दूंगा कि पेशावर ज़ल्मी के जो कोच हैं ओटिस गिब्सन, ये वेस्ट इंडीज़ के इतने प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं रहे, लेकिन इनकी कोचिंग बड़ी सॉलिड है। इन्होंने वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में भी बारबाडोस की कोचिंग की और मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये बड़ी अच्छी तरह से टीम को ग्रूम कर रहे हैं। और बाबर आजम का एकदम एक फॉर्म से स्ट्रगल करना और फिर एक बेहतरीन फॉर्म में वापस आना, मैं समझता हूँ गिब्सन को क्रेडिट जाता है। जी हाँ। अच्छा जनाब आसिफ, यार ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम जनाब 2 वर्ल्ड कप हम मिस कर गए हैं और अब हम ज़ाहिर है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप में शरीक होंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो मौजूदा टीम है जिस प्रो लीग में शिरकत कर रही है, क्योंकि हम अभी तक जितने ही मैचेस हुए हार गए, अभी 8 मैचेस हमें और खेलने हैं मुख्तलिफ़ टीमों से। उसमें जनाब स्पेन की टीम है, बेल्जियम की टीम है, इंग्लैंड है और भारत की टीम है।
फिर इनसे अभी हमारे मैचेस होने बाकी हैं। आप क्या समझते हैं हमारी जो मौजूदा टीम है इसमें ये टीम परफेक्ट है या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस टीम में शामिल किया जा सकता है वर्ल्ड कप के हवाले से? अभी तो रियाज भाई वर्ल्ड कप के हवाले से क्योंकि काफ़ी इन लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपोजर इनको मिल चुका है, जो कि हमारा एक हमेशा ये क्लेम रहता था कि हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मैचेस नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से काफ़ी मैचेस मिल चुके हैं और अब तो बड़ी बड़ी टीमों से इन्होंने प्रो लीग में खेल लिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इनको वर्ल्ड कप के अंदर कोई टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप एक इटसेल्फ आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट है ये। और इतने इस अरसे के बाद जब बंदा जाता है तो वैसे ही प्रेशर में होते हैं, प्लेयर्स में होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारों के लिए तो पहला वर्ल्ड कप होगा ये। तो उसकी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारे प्लेयर्स जो हैं उनका जो है ना, वो कुछ इसमें प्लेयर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अपना एंड ऑफ कैरियर पे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप के बाद शायद ना खेलें, वो लीग्स वगैरह खेलेंगे। तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको इंजेक्ट कर लेना चाहिए, जैसे हमारे फॉर्मेट इन्होंने 3 बना लिए हैं कि अंडर 18 है, हुए या जूनियर हो गया या सीनियर हो गया। तो उसमें हमने अभी हमारे पास भी काफ़ी जो अच्छे लड़के हैं वो आ सकते हैं कि उनको एज आ मतलब टेस्ट उसके ऊपर लेके जा सकते हैं प्लेयर्स के। तो वो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं मतलब बताने के मेरा मतलब ये कि उससे हमें जो है ना कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर वही वाली बात होगी, वो सीनियर छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो इतना बड़ा स्पेस आ जाएगा, उसको फिर फिल करने के लिए 3 साल चाहिए होते हैं। तो इसमें जो है अच्छा, अभी ये तो जो ट्रायल का सिलसिला जारी है, यकीनन इससे भी फ़ायदा तो होगा आपको। जब आप टैलेंट हंट कर रहे हैं और आप ओपन ट्रायल ले रहे हैं तो आपको ऐसे प्लेयर्स मिल सकते हैं जो मतलब किसी न किसी वजह से नज़रअंदाज हो गए या किए गए ऐसे। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा स्टेप है फेडरेशन का, जो कि मैंने जब देखा इसको कि उन्होंने बोला कि जो भी आना चाहे आ जाए। ये बहुत इन्होंने ओपन डोर्स रखी है पॉलिसी, वरना ये होता था कि सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट करे, उन्हीं को बोल दिया जो आउटसाइडर है वो आ ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा बेस्ट है और इंशाल्लाह मुझे पूरी होप है इसमें बहुत सारे लड़के मिलेंगे रियाज भाई, क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल पे इंटीरियर में भी पंजाब साइड पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखे हैं कि जो कि इन्हीं कुछ मामलात की वजह से ना वो मतलब निगलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने तो मुख्तलिफ टीमों के साथ बहसियत कोच भी काम किया है, आप क्या समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों में कहाँ कमज़ोरी रह जाती है? और आपने ज़ाहिर है अभी गुज़श्ता सालों में किया टीमों के साथ, क्या समझते हैं कहाँ हमारी खामियां हैं? इसमें थोड़ा सा रियाज भी है कि हमारा जो है ना, एक तो मेंटली तौर पे हमारे प्लेयर उतने स्ट्रांग नहीं होते जिस तरह के मतलब फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब उनको जो भी जॉब्स दे दी जाती है ना मतलब फील्ड के अंदर, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको परफेक्शन के साथ कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि वो अगर जैसे हमने कोई एक गोल मार दिया तो फिर उसके बाद वो समझते हैं कि बस हम पूरा मैच हम ही जीत के निकलेंगे, हालांकि ये अब ऐसा है नहीं। और आपने फिटनेस लेवल हमारी वो नहीं हो पा रही रियाज भाई। आप शायद मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि आखिरी क्वार्टर वगैरह में आप देखिएगा पाकिस्तान टीम जो है ना स्लो हो जाती है। फर्स्ट 2 क्वार्टर तक तो चल जाती है, उसके बाद हमारे प्लेयरों में इनकी मेंटल जो है वो पोजीशन वो स्ट्रांग नहीं है, और फिजिकल भी जो है ना उस तरह की नहीं है जो उस लेवल के प्लेयरों की होनी चाहिए। अच्छा रिशाद भाई, इस मतलब PSL के दौरान जहाँ खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, बैटर्स ने और मतलब ये कि बॉलर्स ने सेंचुरीज बनी, हैट्रिक भी हुई, वहाँ जनाब अभी शुरू में जो वाक़यात हुए थे वो तो हुए थे, लेकिन अभी एक तो मोहम्मद नवाज़ का हुआ कि ICC में वर्ल्ड कप के दौरान उनका डोप टेस्ट हुआ था, वो मुस्बत आ गया। वो तो खैर तहकीकात होंगी अभी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक और वाक़या हुआ कि आमिर और फ़हीम अशरफ के दरमियान और तल्ख कलामी हुई। अब इस मतलब ये हमारे रोल मॉडल हैं, जब इनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें लोग लाइव मतलब ये कि घरों में देखते हैं नौजवान बच्चे, तो वो क्या मतलब सीखेंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ राजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जब पाकिस्तान की कैप पहन रहे हैं, तो वहीं से वो एम्बेसडर बन जाते हैं पाकिस्तान के मुल्क के, बिल्कुल एक रोल मॉडल होते हैं यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स उनको देखकर इंस्पायर होते हैं और खेल को अपने इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह उनके कंडक्ट पे भी उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। यंगस्टर्स देखते हैं कि भाई आदमी अपने आप को ऑन एंड ऑफ द फील्ड कैसे कैरी कर रहे हैं, उस तरह से हमें चलना चाहिए। तो ये अफसोसनाक ख़बर है वाकई इनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाना नवाज़ का। और ये चीज़ें डेफिनेटली मैं समझता हूँ बोर्ड के एक ज़माने में मेडिकल पैनल बड़ा स्ट्रॉन्ग था, इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ पे डेफिनेटली एक मुझे लगता है 365 दिन ही बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। और एक छोटी सी कोई चीज़ होती है, कोई बज़ाहिर आपने कोई आम एक मेडिसिन ले ली, लेकिन वो मेडिसिन अगर बैंड सब्सटेंस में आती है या उसका कोई एक जो इंग्रेडिएंट है वो बैंड सब्सटेंस में आता है, तो फिर एकदम से वो डोप में आ जाता है। और वो ज़रूरी नहीं कि एक प्लेयर ने इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ की हो, लेकिन यही गाइडेंस मेडिकल पैनल की तरफ से मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ PCB की।
तो ये बड़ा ज़रूरी है। और उसमें शेन वॉन का अगर आपको याद हो एक पूरा वर्ल्ड कप मिस करना पड़ा था बिल्कुल, हाँ। सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने डिस्प्रिन एक एस्प्रिन खा ली थी, तो वो एक बड़ा गलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, बाज़ औक़ात तो वाकई इंटेंशनली होता होगा, वो तो तहक़ीक़ात होती हैं तो पता चलता है, और बाज़ औक़ात खुद भी खिलाड़ी मतलब उसको इल्म नहीं होता और वो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो टीम के डॉक्टर हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, मैं समझता हूँ जब इस तरह के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनसे कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ज़माने खिलाड़ियों पे ही जिम्मेदारी होती है। जी सर, बिल्कुल। और एक ज़माने में मुझे याद है, और बल्कि मैंने वो लिस्ट देखी भी थी, एक 34 ड्रग्स की एक लिस्ट हर प्लेयर को उसकी कॉपी दी जाती थी कि ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन दवाओं से दूर रहें, ख़ासतौर पे सीरीज़ के 15-20 दिन पहले से और 15 दिन बाद से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की गाइडेंस और एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है प्लेयर्स पे। जी जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक नवाज़ का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और मैं इसमें एक थोड़ा सा एक मज़े का एक वाक़या आपको सुना दूँ कि उसमें जो प्लेयर्स, ज़्यादातर हमारे प्लेयर्स रूरल एरिया से आ रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ की गाइडेंस नहीं होती, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको इसकी गाइडेंस दी जाए। तो ये मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के फॉर्मर स्पिनर थे और फिर बाद में पाकिस्तान के भी कोच रहे, इंग्लैंड के भी, बांग्लादेश के भी, तो उन्होंने मज़े का वाक़या ये सुनाया था कि मोहम्मद आसिफ का जब पॉजिटिव आया डोप टेस्ट, तो वो जब कमरे से निकले तो वो गले मिले, मेरा पॉजिटिव आ गया, आप लोग मुबारकबाद दें। तो उन्होंने कहा भाई आपको पॉजिटिव गलत आया, उन्होंने कहा नहीं पॉजिटिव। ये वो इब्तिदाई मराहिल से जब मतलब अवेयरनेस इतनी नहीं होती। जी जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। मरतबा फिर हम आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आसिफ अहमद ख़ान और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब। आसिफ, ये बताइएगा कि जो अब ज़ाहिर है कोचेस का ऐलान किया, पाकिस्तानी कोचेस हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे कब जो गैर मुल्की कोचेस थे हमारी टीम के साथ, यकीनन उनके दौर में भी हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ये भी मतलब बात सही है कि हमारे अपने पाकिस्तानी कोचेस जब जब टीम के साथ रहे तो उस वक्त भी हमने बड़ी बड़ी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, बहुत से हमने टाइटल भी जीते जी। तो मौजूदा जो जदीद दौर है, आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है क्वालिफाइड गैर मुल्की कोच का होना ज़रूरी, या अगर हमारे अपने कोच हैं तो हम ये समझते हैं कि जो जदीद मतलब तकाज़े हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं? उसमें रियाज भाई हमारे पास जो मैंने भी काम करके देखा है, ओल्ड मैन थे हमारे लास्ट टीम के साथ कोच थे, और वो पहले भी रहे हैं पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ भी उन्होंने किया है। मतलब बीइंग असिस्टेंट कोच मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनको ये है नॉलेज, उनको नॉलेज है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग आती थी उसको कि मैंने कैसे किस टीम के साथ खेलना है, वो उसको रीड करता था, बैठता था, ये सब चीज़ें होती थी, प्लान वो अच्छा देता था। एग्जीक्यूशन करना वो प्लेयर्स का काम है,
उसमें सम टाइम 100% आइडियल सिचुएशन तो नहीं होती ना, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत किसी लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी आता है। लैंग्वेज भी रियाज भाई हो जाती थी, वो लड़के मतलब माशाल्लाह हमारे लड़के इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं, उनकी मतलब इतना वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। दो एक लड़के हैं रियाज भाई, आपको पता है रूरल एरिया के लोग होते हैं वो नहीं, वो थोड़ा शाय भी होते हैं, हेजिटेट भी करते हैं, जूनियर भी होते हैं, वो इसलिए ज़रा वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ में। उन लड़कों की वजह से आपको पता है ये परफॉर्मेंस एक एलिमेंट आपकी चेंज जो है ना, इसमें एक वो निकल जाता है बाहर, तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस वो पूरा फाइनल नहीं होता, वो रिजल्ट उसकी चीज़ का चेन टूट जाती है। एग्जैक्टली तो वो सर रियाज भाई इस वजह से मतलब जो बाहर वाला वो जो पूरा उसके पास मैंने ये देखा उसके पास बहुत मटेरियल होता है, बड़ा अच्छा काम, पूरा पैटर्न होता है कि वो लेके जाता है बाकायदा, डे फर्स्ट से उसके पास शेड्यूल होता है कि मैंने इस वीक में ये करना है, नेक्स्ट वीक में ये करना है, और टूर्नामेंट पे जाके मैंने इस टारगेट को इधर हिट करना है जाके। इसमें थोड़ा सा जो मतलब हमारा जो वो है वो थोड़ा सा वही कैजुअल है, और हमारे प्लेयर्स भी आपको पता है कि लोकल कोई बोलता है तो वो प्लेयर भी उसको भी इतना सीरियस नहीं लेते हमारे लोकल कोचेस को, हालांकि वो बहुत अच्छी बात बता रहा होगा लेकिन उसको वैसे सीरियस नहीं लगे। अगर कोई गोरा बताता है तो उस चीज़ को वो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, यार ये बहुत काम की बात बता रहा है। तो ये थोड़ा सा एक हमारे प्लेयर्स और उस पर जो है ना ये फ़र्क आ जाता है कि वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हमारे जो लोकल कोचेस हैं उनको। जैसे कि ताहिर भाई भी हैं, ताहिर भाई ने माशाल्लाह आपको पता है अच्छे क्वालिफाइड कोच रहे हैं, 22 ईयर्स का उनका एक बहुत बड़ा कैरियर है, और उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा प्लान मैंने खुद देखा है, मैं हमारे बैंक के भी कोलीग हैं, वो उनके पास काफ़ी अच्छे प्लान होते हैं, लेकिन वही वाली बात है वो प्लान नहीं दे सकते ना, इम्प्लीमेंट करना तो प्लेयर्स का वो है। लेकिन अब एक कोच से थोड़ी या दो कोचों से थोड़ी पाकिस्तान की हॉकी दोबारा खड़ी हो जाएगी। वहाँ पे जो है रियाज भाई बहुत आगे चले गए वो लोग, उन लोगों का सिस्टम, उनके पास ऐसी ऐसी यकीन करें आप रियाज भाई टेक्निक्स है कि वो मतलब अपने आप को बहुत आगे निकल गए वो। हम लोग उनको आप रिजल्ट से देख लीजिए ना सर, रिजल्ट। ज़रा दूसरी तरफ आते हैं, बात करेंगे हॉकी की भी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त एडॉक पे है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को स्क्रूटनी और की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी और उसके साथ साथ इंतखाब होने चाहिए थे। अच्छा, गुज़िश्ता माह उन्होंने कांग्रेस का इजलास बुला लिया। अच्छा, जब बहुत सी मतलब कई जानिब से उन पर तनकीद हुई तो वो जनाब ख़त्म हो गया और अभी तक इजलास नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं वो तो होनी है, जैसे चैम्पियनशिप है ये है, वो तो उन्होंने ही करानी है। तो इसको मतलब किस तरह से देखते हैं कि ये क्या, जाहिर है वो तो नए हैं, मतलब एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, लेकिन खेल का उनको इतना ज़्यादा नहीं पता। अब जो लोग उनके करीब हैं उन्होंने मशवरे दिए होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ये साहिब मशवरा था किसी का भी, हमें तो नहीं पता, या ये एक मतलब गलत शॉट खेल लिया? फिर जब शहला रजा जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की साबिक सदर रही हैं और MNA हैं, जब उन्होंने मतलब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कांग्रेस का इजलास नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं ये जो कुछ भी सिनारियो हुआ? सिनेरियो तो देखें ना यार भाई, इवेंट्स बताएं कौन से होते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, हॉकी का कौन सा इवेंट हो रहा है? अभी लास्ट जो खेला था, अभी हमने खेला था, वो नेशनल चैम्पियनशिप उसकी हो रही थी लाहौर में जो हुई थी, नेवल कप था कोई खेलने के लिए हम लोग गए हुए थे। कोई मतलब कंटिन्यूटी में टूर्नामेंट्स है ही नहीं, कोई कैलेंडर ही नहीं है। पहले पूरे साल में कम से कम 8 से 10 टूर्नामेंट होते थे नेशनल लेवल के ऊपर, टीमें पार्टिसिपेट करती थी, अखबारों में आप लोगों को भी पता है, आप लोग सारा करते थे, टीवी पे आता था, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना प्लेयरों को वो रहता था कि वो इंगेज रहते थे गेम के अंदर। अब रियाज भाई कोई ऐसा कोई हमारे पास प्रोग्राम होता ही नहीं है, चाहे वो स्कूल कॉलेज, वो तो बहुत दूर की बात है। डोमेस्टिक टीम्स के लिए कोई अगर आप जैसे हमारी रीजन्स की भी या सूबे की भी टीम्स हैं, कौन सी ऐसी कंपटीशन होता है जहाँ से वो जाके बच्चे थोड़े थोड़े दिनों बाद खेलें? उधर इस टूर्नामेंट में हमने ये परफॉर्मेंस दी थी, अगले में ये दी थी। एक टूर्नामेंट वंस इन अ ईयर हो जाता है, वो की कार्रवाई होती है और वो फॉर्मेलिटी होकर ख़त्म हो जाती है। चलो इसलिए ठीक है। अच्छा रिशाद भाई, ये इस दफ़े जो थी 11th एडिशन में 2 नई टीमें आई, एक तो रावलपिंडीज़ के नाम से और हैदराबाद किंग्स के नाम से। जब 6 से 8 टीमें हुई तो शायकीन बड़ी तवक्को कर रहे थे कि बड़ी कॉम्पिटिटिव मतलब है कि क्रिकेट होगी और ये टीमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडीज़ की टीम जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। हैदराबाद किंग्स मैन ने तो निस्बतन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये बुनियादी वजह क्या रही इन टीमों की? कॉम्बिनेशन नहीं बन सका क्या, मतलब क्या कह सकते हैं, या खिलाड़ी जो है वो तैयार नहीं थे इसके लिए, क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें रियाज भाई एक तो बात ये कि दोनों टीमों के पास बेशुमार वसाइल हैं, सबसे महंगी टीमें थीं जो अब शरीक हुई इसमें, और हमारा भी ये ख्याल था कि जिस तरह से प्लेयर्स को इन्होंने रिक्रूट किया है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन ना बनना यकीनन एक वजह है। लेकिन ये कि मुझे ये भी लग रहा है कि जो एक टीम की मैनेजमेंट की एक बड़ी प्रायोरिटी होती है
कि जब टीम खेल रही है आपकी तो सारी एनर्जीज, सारी कोशिशें उस पर फोकस्ड हैं कि हमारी टीम जो है वो ऊपर जाए, और क्या वजह है कि ऊपर नहीं जा रही। तो उस तरह की आपको यानी मेथोडिकल प्रोसीजर्स या एक एफर्ट नज़र नहीं आ रही कि अगर हार रहे हैं तो वो उसके बाद भी वो उसको लाइटली ले रहे हैं, या उनकी जो तस्वीरें मैंने टीवी वगैरह पे देखी तो वो कोई ऐसा नहीं हो रहा कि वो उसकी वजूहात को देख रहे हों कि क्या वजह है कि इतने अच्छे वसाइल पेमेंट्स के बावजूद जो है ये दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। और बड़ी अजीब बात है कि दोनों ही नई टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। तो इसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका नोटिस देना चाहिए, और थोड़ा सा इन टीमों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने गहरवान में झाँकें, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें। तो ये डेफिनेटली पहले सीज़न के हिसाब से और ख़ास तौर पे जो वसाइल उसमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस पर पूरा नहीं उतरे। अच्छा ऋषभ भाई, T20 में पावर प्ले की बड़ी अहमियत होती है इब्तदाई ओवर्स में। जी। आप क्या समझते हैं कि इस PSL के दौरान हमारे जो मतलब इब्तदाई बैट्समैन जो थे, क्या वाकई वो पावर प्ले से सही फ़ायदा उठा सके हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का मेयार है? दूसरे कि हमारी विकटों का मतलब मेयार आपने कैसा देखा लाहौर और कराची की, ये सपोर्टिंग विकटें रही हैं या कोई आप समझते हैं कि इसमें है कोई सिलसिला? जी हाँ, नहीं यार भाई बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। बिल्कुल मैं समझता हूँ पावर प्ले से फ़ायदा नहीं उठा सके, ज़ाहिर चंद मैचेस को छोड़ के, लेकिन जो पावर प्ले का जो फ़ायदा होता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त जो है इसकी बड़ी अहमियत है कि पावर प्ले टीमें कैसे खेलती हैं। वो बिल्कुल एडवांटेज के तौर पे उसको ले आती हैं, जब ख़ास तौर पे खिलाड़ियों की भी उनको एक एडवांटेज होता है कि वो सर्कल के अंदर होते हैं, तो वो एक पूरी पावर हिटिंग जो होती है वो उसका फुकदान फिर भी नज़र आ रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि साहिबजादा फरहान जैसे अच्छे खिलाड़ी जो है ना, उन्होंने एक इस बात को सबूत प्रूव इसको किया है कि डेफिनेटली जिस तरह से वो ओवर द इनफील्ड शॉट्स मारते हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी यंगस्टर्स को उनको देख के सबक सीखना चाहिए। बहुत उम्दा वो पावर प्ले को खेलते हैं। तो ये एक चीज़ है डेफिनेटली कि पावर प्ले का उतना फ़ायदा नहीं उठाया गया। और पिचेस का जैसे मैंने आपसे कहा, पिचेस तो सर बिल्कुल फ्लैट ही नज़र आ रही हैं, जो कोई ऐसी ग्रीन टॉप नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसका ये तो नहीं है शायकीन चूँकि मैदान में नहीं है तो जी हाँ, नहीं ये भी है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अपना फोकस तो टीमों को रखना चाहिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप ये, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी आप कोई ज़बरदस्त ग्रीन टॉप विकेट बना दें, लेकिन थोड़ी बहुत घास हो, बाउंस हो, ताकि प्लेयर्स को, आप इतनी बड़ी अब प्रोमिनेंट लीग हो गई है PSL, तो उसमें एक दुनिया के मेयार की विकेट बने जो उस पर मज़ा तो आए खेलने का। तो ये मैं समझता हूँ कि अब देखिए बिग बैश लीग में हमारे 3 टॉप के खिलाड़ी गए और तीनों ने बड़ा अंडर परफॉर्म किया, नहीं खेल सके उस तरह से। उनका एक मेयार ही अलग है, बाउंस पिचेस के बहुत ज़बरदस्त हैं। ऐसा हुआ कि उन खिलाड़ियों को खेलते हुए वापस बुला लिया गया। जी हाँ, बुला लिया गया। और उसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एक ज़माना था कि हम पाकिस्तान के एक वक्त में कोई 10-10 खिलाड़ी इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में खेलते थे, और वो बड़ा लंबा सीज़न होता था, वो 4.5 महीने का सीज़न। तो वो जब वहाँ से खेल के आते थे, मुझे याद है कई खिलाड़ियों ने इंटरव्यू में भी कहा था कि वो दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ हम खेलते हैं, बेहतरीन पिचेस पे हम खेलते हैं और बेहतरीन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ से जब वो आते थे तो आप देखिए क्या उस टीम की हमारी परफॉर्मेंस रहती थी। सही। आसिफ अहमद खान, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है चूँकि आपको तजुर्बा है बहैसियत कोच टीम के साथ रहने का, कोचिंग किसी भी टीम के साथ ज़्यादा आसान है या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर की हैसियत से आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या कहेंगे? सिलेक्शन में तो रियाज भाई एक छोटा सा टाइम होता है, आपने एक सर्टेन जॉब करनी होती है, उसमें 4-5 लोग भी होते हैं, और उसके ऊपर वो प्रेशर उस तरह का नहीं होता सिलेक्टर के ऊपर जो एक कोच के ऊपर होता है। नहीं, यहाँ तो सिफारिशें नहीं आती क्या? सिफारिशें तो वो तो आती है, लेकिन वही वाली बात है ना रियाज भाई, लेकिन जो प्लेयर जो कोच है ना सर, आपको तो उसकी फीलिंग पता होगी कि मतलब कोच की क्या पोजीशन होती है, उसको पता है कि मेरा मतलब जो भी कुछ होगा ब्लेम कोचेस के ऊपर आता है, चाहे वो कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें। लेकिन वही वाली बात है, सेलेक्टर तो एक टीम बना के दे देता है ज़्यादा से ज़्यादा, और यही होता है। और वहाँ तो उसको एक मैच थोड़ी खेलना और सारा दुनिया देख रही होती है, फिर कोच है, स्टेटमेंट चल रही है। इसी तरह कोचिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा टफ है बजाय से कंपैरेटिवली अगर आप उसको सेलेक्टर से कंपेयर करते हैं तो वो इतना वो है नहीं। मैंने तो देखा है सिलेक्शन में कोई इस तरह के प्रेशर नहीं होते, नॉर्मली टीम वही होती है जो कोच बनाता है। अच्छा जी, जो मैंने देखा है अभी तक जो सिलेक्शन हुआ है तो कोचेज ही होते हैं, क्योंकि वो तो देखें रियाज भाई एक दिन, इसका मतलब सिलेक्शन कमेटी की कोई जरूरत नहीं है फिर? नहीं देखें रियाज भाई, ये ज़रूरत इस सेंस में है कि मतलब देखें, आपने देखा है इंटरनेशनल दुनिया में सारे कोचेज ही टीम बनाते हैं। हाँ। उन्हें एक प्लेयर के साथ 50 दिन से बंदा गुजार रहा है साथ, सुबह भी देख रहे हैं, शाम भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकली अंदर होते हैं। अब एक दिन में जाके उसने एक सेशन अच्छा खेल लिया तो इसका मतलब वो प्लेयर बहुत अच्छा हो गया, नहीं हो सकता रियाज भाई। तो क्योंकि प्ले कोचेज एक एक चीज़ देख रहे थे, सुबह का सेशन चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, शाम का भी, फिर उसकी ऑफ द फील्ड भी एक्टिविटी देखते हैं।
तो ये सब चीज़ें मिल मिला के जो है ना फिर बड़ा मुश्किल से वो सिलेक्शन हो करना पड़ता है। इस चीज़ों से मैं गुजर भी चुका हूँ, मैंने खुद देखा है कि मैंने लड़कों को देखा कि मैंने नहीं यार इसके अंदर इन द फील्ड तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं तो आप रिकमेंड करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोचेज होने चाहिए, क्या कहेंगे? मैंने तो जितना अभी तक काम किया ना रियाज में, उसमें यही देखा है जो कोचेज ही जो है ना अच्छा वो बना के देते हैं, एक सर्टेन स्लॉट देते हैं कि जी इसमें है, उसमें कोई एक आध कोई वही सिफारिश वाला कल्चर आपको पता है, कोई ऊपर से आ गया तो बोले। अच्छा रिशाद भाई, अगर जैसे लाहौर कलंदर जो है दिफाई चैंपियन है, 3 मरतबा मतलब जीत चुके हैं, आप क्या समझते हैं इस दफ़े उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है? एक आध दफ़े पहले भी ऐसा हुआ था। तो अगर ये टीम बहरहाल अभी तो सब टीमों के लिए चांसेस ओपन है, आगे आ सकती हैं, लेकिन इतनी ख़राब परफॉर्मेंस की क्या वजह है? मतलब लाहौर कलंदर जैसी टीम नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जी हाँ, नहीं रियाज भाई, मुझे ये लग रहा है कि एक तो जो जिन कंट्रोवर्सीज़ की हम बात कर रहे थे, जो वाक़यात हुए, उसमें से 2 बड़े मेजर वाक़यात इनके साथ हुए। एक तो होटल में शाहीन अफरीदी साहब के कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, दूसरे ये अब फ़खर जमान की बॉल टेम्परिंग। अच्छा, इसका मतलब ये इन चीज़ों के बड़े असरात होते हैं, बहुत असर, और इसीलिए कहा जाता है कि इनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उससे डेफिनेटली इनको सेटबैक हुआ, लेकिन ये भी एक लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस में ओवर द ईयर्स ये बात देखी गई कि जब ये लाहौर से बाहर जाके मैचेस खेलते हैं तो इनकी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं होती। डेफिनेटली ये अपने लाहौर की कंडीशन में उनके पिच पे तो एक्सेल कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल इनको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये शाहीन अफरीदी कप्तानी तो कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये कि टीम का परफॉर्मेंस ओवरऑल उस लेवल का नहीं है जो उस पर ख्याल था कि डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पे ये बेहतरीन शो करेंगे। अच्छा, अभी जो ये टीम अनाउंस हुई है और जो बांग्लादेश जा रही है, उसमें जनाब 3 खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक तो साद बेग हैं, साद देखें ना, और दूसरे आफरीदी जो हैं, और उनके साथ साथ एक और मतलब बैट्समैन हैं, उनके साथ भी मतलब नाइंसाफ़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल रियाज, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ में नहीं आया। जी हाँ, सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ समझ में नहीं आया। उसकी वजह थोड़ी सी ये है, जिस तरह अमाद बट को उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो अमाद बट अब तकरीबन 11 साल से खेल रहे हैं, यानी वो बड़े पुराने और मजे हुए खिलाड़ी तो हैं, लेकिन इतने साल उनको चांस नहीं दिया गया। एक ज़माना था मतलब ये बजाते खुद जो है हमारी मतलब डोमेस्टिक जो क्रिकेट होती है उसका फेलियर है जनाब, बिल्कुल। 2-3 साल ऐसे थे जो मैं आपको बताऊँ कि यानी 2014 में 2015 में इनका पीक फॉर्म था अमाद बट का, बहुत। उस ज़माने में इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो अब उनको सेलेक्ट किया गया। तो अब ये है कि टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन वो वहाँ क्या अपनी पूरी एनर्जीज़ के साथ 31 साल की उम्र में परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी ये कि मैं समझता हूँ अजान उवैस जो हैं वो अच्छे फॉर्म में हैं, उनको किया गया है। अलबत्ता गौरी को जो सेलेक्ट किया गया उस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो उनका एक ग्लास में अगर आप देखें तो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है उनसे। बहुत आपने सही बात की कि कई ऐसे लड़के थे जो उनसे आगे सेलेक्ट हो सकते थे, उनसे पहले सेलेक्ट हो सकते थे। तो ये साद बेग का तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, एज एन अंडर 19 कैप्टन ऑल्सो, और उसके बावजूद बेहतरीन प्लेयर है वो तो, और बड़ी अंडर प्रेशर भी बेहतरीन खेले वो। अच्छा, बांग्लादेश की टीम ने 2024 की जो टेस्ट सीरीज थी वो दोनों मैचेस हमसे जीते थे, लेकिन हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ मजमूई तौर पर बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी टीम जब अपने ज़ाहिर घर में खेलती है तो होम कंडीशंस, होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम मतलब ये कि एडवांटेज तो उनको होते हैं। तो अब जबकि बांग्लादेश की टीम पहले से ज़्यादा काफ़ी बेहतर हो गई है, आप क्या समझते हैं कितनी हमारी टीम को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या हमारी टीम है इतनी कैपेबल कि वो बांग्लादेश को हराने की सलाहियत रखती है? जी अच्छा, इसमें राजू मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रैंकली समझता हूँ कि बहुत टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान टीम को, बहुत टफ टाइम मिलेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ इस वक्त अब फास्ट बॉलर्स आने शुरू हो गए। नाहिद राना का परफॉर्मेंस जब तक वो पीएसएल में खेले, पाकिस्तान के बैट्समैन अक्सर उनके आगे अनकंफर्टेबल नजर आए, और हसन महमूद जो उनके बॉलर हैं वो भी काफ़ी पेसी बॉलर हैं। बाकी जो तंजीद अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनके यहाँ, अच्छे प्लेयर्स उनके ऊपर आ रहे हैं, तो एक वेल ऑयल्ड कॉम्बिनेशन है उनका। जो होम ग्राउंड पे जब वो खेलेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को काफ़ी टफ टाइम देने वाले हैं वो। और पाकिस्तान टीम को बड़ा ज़रूरी है कि अगर जाने से पहले कोई एक 7-8 दिन का कैंप लगे तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि ज़बरदस्त किस्म के कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस इनको कराई जाए, तैयारी कराई जाए, तभी जाके वो एक्सेल करेंगे, वरना मुझे मुश्किल नज़र आता है कि उस तरह से एक्सेल कर सकें वहाँ पर। सही। अच्छा, अपने आसिफ अहमद खान, इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, हालांकि वो उन्होंने बहुत अच्छे काम इस वक्त शुरू किए हैं जितने भी काम हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक एक कमी नज़र आ रही है कि
जो फोकस जिस तरह से करना चाहिए था मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमों को बहाल करने के लिए, खिलाड़ियों को जॉब और करियर के लिए, उस सिलसिले में अभी हमें मतलब इस तरह के इशारे नहीं मिले। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं इस पे, बल्कि अभी तो रूलिंग गवर्नमेंट के भी वो हैं, वो चाहे तो करवा सकते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा रियाज भाई जो हमें फ़ायदा होगा ना हॉकी को, जब रोज़गार मिलेगा ना, आप ये देखिए खुद ब खुद, क्योंकि आते ही नहीं प्लेयर, वो डोमेस्टिक आके टूर्नामेंट खेल के नेशनल उससे सिंध से या पंजाब से कहीं से भी खेल के ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उधर उनको पता है मंथली का कुछ ना कुछ स्टाइपेंड ये वो मिलेगा, उसको कुछ वो रहता है। अब वो चीज़ होती है तो बहुत, अभी आप यकीन करें हमने सिर्फ एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, आप यकीन वो सब वो समझ रहे थे कि इसकी टीम बन गई इस डिपार्टमेंट की। आप इतने लोगों ने कांटेक्ट किया ना कि कभी भी हो आप हमें, और आपके जो नेशनल टीम के टॉप प्लेयर्स, उन्होंने बोला आप हमारा सीवी लेके रख लें अभी से। मतलब मैं सरप्राइज हो गया, मैंने बोला यार ये प्लेयर भी हैं, उन्होंने बोला बिल्कुल भाई, एट दी एंड तो हमने इस पे ही जाना है ना। तो वही वाली बात है कि इसलिए ये चीज़ पे वो हुआ नहीं, इसलिए हमारा इतना ज़्यादा जो है ना वो प्लेयर्स का वो नहीं। अच्छा जनाब, प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तितामी मरहल में है, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो मेरे सवाल में शामिल ना हो लेकिन क्रिकेट के हवाले से आपके जहन में हो, मुख्तसरन क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं रज़वी समझता हूँ कि ये जैसे मैंने कहा सरफराज अहमद का एज हेड कोच आना एक डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कदम है। और सरफराज अहमद ने अपनी तकर्री से पहले एक इंटरव्यू भी दिया था, तो उसमें उन्होंने कई खिलाड़ियों के नाम लिए जो अचानक कहाँ गायब हो गए, जिसमें हसन नवाज़ का भी नाम था और भी खिलाड़ियों के। तो उन्होंने कंसिस्टेंट सिलेक्शन पे बड़ा जोर दिया था। तो ये कंसिस्टेंसी मैं समझता हूँ हर चीज़ में नज़र आनी चाहिए। एकदम से एक सीरीज़ के लिए प्लेयर को हटा देना और ले आना, वो उनके कॉन्फिडेंस पे बड़ा मैटर करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसका मतलब है कि जब आपने अब उन्होंने बनाया हेड कोच, तो अभी कई सालों तक उनको रहना चाहिए। जी आसिफ अहमद खान, कोई जैसे जो सवाल मैंने आप हॉकी के हवाले से कोई मुख्तसरन कोई बात कि मैं आपके जहन में हो? मेरे जहन में ये कि बहुत अच्छा चांस है हमारे पास, पाकिस्तान हॉकी बहुत अच्छे उस पर प्लेटफॉर्म पे चली गई है। थोड़ी सी हमें मतलब सीरियस होकर इस चीज़ को देख लें कि मैं मतलब ये समझ रहा हूँ इन प्लेयर्स में भी हमारे पोटेंशियल है, इन्होंने काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं प्रो लीग के मैचेस। तो अगर ये प्लीज़ थोड़ा सा स्पेन और ये इंडिया को, इन्हें खुद भी पता है और मुझे भी पता है कि ये सरप्राइजिंगली उनको डिफीट कर सकते हैं, तो उससे हम लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड नेशन हैं, तो कम से कम हम जो बिल्कुल लोएस्ट पे हम पहुँचे हुए, एटलीस्ट हम 5th 6th पे चले जाएं तो हमारी भी थोड़ी इज्जत बन जाएगी और ये दोबारा इंशाल्लाह हॉकी जो है ना रिवाइव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिफ अहमद खान साहब, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। रिशाद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।